वेलकम टू परफेक्ट फिजिक्स पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने गाउस के कुछ एप्लीकेशंस पढ़े थे और एप्लीकेशंस को खत्म कर लिया था। हमारे 6 एप्लीकेशंस थे, हमारे 6 के 6 एप्लीकेशन क्या हो गए थे, पूरे हो गए थे। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम किसी डाइपोल को, कोई जो 2 चार्ज सिस्टम है, अगर उसको हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके कारण जितने भी फिनोमेनाज होंगे उसको हम किस तरह देखेंगे। जैसे टॉर्क हो गया, जैसे पोटेंशियल हो गया, जैसे वर्क डन हो गया, तो वो सब आज हम पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या लिया हमने, 2 चार्ज का सिस्टम लिया जिसमें मेरा एक चार्ज क्या था, प्लस क्यू था, और दूसरा चार्ज क्या था मेरा, माइनस क्यू था। एक ए पॉइंट पे और एक मेरा बी पॉइंट पे। ये जो है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको मैं बोलूंगा ई वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डायरेक्शनल होता है, इसलिए ई वेक्टर। इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो चार्ज का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, उसके बीच का जो एंगल होगा वो मेरा कितना होगा, थीटा होगा। और जो मेरा 2 चार्ज का जो सेपरेबल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, मेरा 2a होगा। अब मुझे ये बताना है कि सबसे पहले देखो यहाँ पे हम देखते हैं फोर्स। तो फोर्स देखो, इस चार्ज के कारण फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। क्यों, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव उसको कहाँ करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह इस प्लस चार्ज पे कहाँ फोर्स लगेगा, उस तरफ लगेगा। क्यों, यहाँ पे नेगेटिव है, ये प्लस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो F2 उधर लगा, F1 इधर लगा। अब यहाँ से अगर हम देखें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज F1 मैग्नीट्यूड और F2 मैग्नीट्यूड। अब देखो यहाँ पे चार्ज कितना है, Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो Q ही आएगा, साइन हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह F2 भी कितना आएगा, मेरा Q ही आएगा। अब दोनों का अगर मैं नेट चार्ज निकालूं तो नेट चार्ज कैसे, ये देखो इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट का मतलब क्या होगा, F1 का मैग्नीट्यूड माइनस F2 का मैग्नीट्यूड होगा, और वो कितना आएगा मेरा 0। क्यों, दोनों के वैल्यू कितना है, सेम। तो Q ही माइनस Q ही क्या होगा मेरा 0। तो जब F नेट 0 होगा और दोनों का जो फोर्स का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगा, तो डाइपोल क्या करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। वो घूमेगा, जब इस तरफ घूमने की कोशिश करेगा फोर्स बराबर है, इस तरफ घूमने की कोशिश करेगा तो भी फोर्स बराबर है। तो उसमें क्या लगेगा, एक टाइप से टॉर्क लगेगा, तो वो इस तरीके से रोटेट करेगा। तो जब टॉर्क का वैल्यू फाइंड करेंगे तो टॉर्क का हमारा फॉर्मूला था टो इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड का कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, वही हमारा यहाँ पे F1 का या F2 का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और इसी तरह परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला OB, ये वाला OB। तो यहाँ से देखें तो टो का वैल्यू, मेरा फोर्स का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, F1 ले लिया, या आप F2 भी ले सकते हैं, और OB। यहाँ पे अगर हम देखें, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन दे दी और OB का वैल्यू मेरे पास क्या है नहीं। तो इस OB का वैल्यू फाइंड करने के लिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल OAB, कौन सा ट्राइंगल OAB, मुझे साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो अब आप पूछेंगे साइन थीटा क्यों लगाया, तो अगर आप ध्यान से देखें तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला आता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, हमारा OB है जो हमको फाइंड करना है, और जो हाइपोटेनियस है वो कितना है, हमारा AB है जो हमारे को गिवन है। ठीक है, तो यहां से अगर हमको AOB फाइंड करना है और AB हमारा गिवन है, तो उसके अंदर हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, OB इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू OB अपॉन AB। AB जो यहाँ पे डिवाइड में था वो यहाँ का कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो OB का वैल्यू कितना बन जाएगा मेरा, AB साइन थीटा। तो OB इज इक्वल्स टू 2a साइन थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि AB की वैल्यू मेरी यहाँ से देखें तो ये क्या है, 2a डिस्टेंस जो मैंने पहले ली थी। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, अगर मैं OB की वैल्यू ये वाली और F1 की वैल्यू ये वाली इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, मेरा वैल्यू आएगा टो इक्वल टू QE इंटू 2a साइन थीटा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, Q को और 2a को अलग सेपरेट करूँगा और E और साइन थीटा को अलग सेपरेट करूँगा। क्यों, ऐसा हम आगे देखेंगे। तो Q इंटू 2a इंटू E साइन थीटा। अब हमने पहले पढ़ा है कि Q इंटू 2a क्या होता है, मोमेंटम होता है। Q इंटू 2a क्या होता है, मोमेंटम। तो टो इक्वल्स टू PE साइन थीटा। तो रो इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है साइन थीटा वाला भी, और हम इसको क्रॉस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेयर P इज मोमेंटम एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखें, अब इसमें हम केस पढ़ते हैं। सबसे क्या केस में क्या होगा, हमें थीटा की वैल्यू चेंज करनी है, अलग अलग पॉइंट पे जो डाइपोल का वैल्यू होगा वो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम थीटा की जगह 0 पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या आया था, टो इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा हमारा फॉर्मूला आया था। अगर यहाँ पे P क्या है, मेरा मोमेंटम बोल सकते हैं या डाइपोल मोमेंट बोल सकते हैं। E क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। साइन थीटा क्या है,
है ही साइन थीटा। थीटा क्या है, उनके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइन ऑफ एक्शन के बीच का एंगल। तो हम अगर थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, साइन थीटा की साइन 0 की वैल्यू 0, तो टो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। उसी तरह सिमिलरली मेरा जो डाइपोल होगा किस तरीके से होगा, इस तरीके से रखा होगा। सिमिलरली अगर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं ये देखूँ कैसे, अगर 90 डिग्री पे हो तो साइन 90 की वैल्यू मेरी PE, क्यों साइन 90 की वैल्यू मेरी 1, तो टो की वैल्यू मेरी कितनी, PE। ये कितनी होती है, हमारी मैक्सिमम होती है। मतलब 90 डिग्री पे जब हमारा चार्ज सिस्टम रखा हुआ, डाइपोल सिस्टम रखा होगा, उस टाइम पे मेरा जो टॉर्क का वैल्यू होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और सिमिलरली फिर अगर हम 180 डिग्री के देखेंगे तो वही सेम जो 0 वाली कंडीशन होगी वही बनेगी, कुछ इस तरीके से आएगा चार्ज का सिस्टम। और तो वही मेरा साइन 180 = 0, तो PE, तो मेरा टो का वैल्यू कितना आएगा, 0 आ जाएगा। हमने क्या पढ़ लिया, डाइपोल पढ़ लिया है। डाइपोल पढ़ने के बाद डाइपोल के अंदर जो टॉर्क था वो पढ़ लिया है। अब उस टॉर्क के बाद जो वर्क डन आएगा, मान लो हमने क्या किया, एक हमारा जो चार्ज सिस्टम था उसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट किया। पहले मेरा θ1 एंगल पे वो झुका हुआ था, उसके बाद मैंने उसको थीटा एंगल और बढ़ा के उसको θ2 एंगल पे ले आया, जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है। पहले वो θ1 एंगल पे इंक्लाइन था, उसके बाद मैंने उसके अंदर थीटा का एक्सटेंड करके, ये थीटा का एक्सटेंड करके मैंने उसका एंगल कितना बना दिया, θ2 बना दिया। तो मुझे ये बताना है कि अब इस पोजीशन से इस पोजीशन को लाने में, मुझे इस डाइपोल को इस पोजीशन में लाने में मेरा जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले वही करेंगे, वर्क डन ऑफ एंगुलर मोमेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा इज dw। तो dw का मेरा जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फिर वही dw, अब टॉर्क का वैल्यू मेरे पास मैंने पीछे वाले उसमें टॉर्क वाले वैल्यू उसमें निकाला था, टो इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, PE साइन थीटा d थीटा। बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया 0 से w। मतलब पहले जब ये यहाँ था उस टाइम कितना वर्क था, 0 था, उसके बाद यहाँ पे आया तो कितना आया, w वर्क आया। उसी तरह θ1 से θ2, पहले यहाँ पे था इस पोजीशन पे एंगल कितना था मेरा, θ1 था। फिर जब इस पोजीशन पे आ गया तो मेरा एंगल कितना हो गया, θ2 हो गया। तो θ1 से θ2 PE साइन थीटा d थीटा। P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, दोनों बाहर। कॉस साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो मैं बाहर वाली जो लिमिट है उसको मैं चेंज कर दूंगा। लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट बन जाएगी और अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट बन जाएगी। तो θ2 से θ1 हो जाएगा। तो W = PE cos θ2 से θ1। फिर W मैं उसकी जो लिमिट है वो पुट करूंगा, तो P = cos θ1 माइनस cos θ2। मतलब इस डाइपोल सिस्टम को, यहाँ पे मेरा एक चार्ज है, यहाँ पे मेरा दूसरा है, इसको रोटेट करने में किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उस डाइपोल में, तो इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम 0 पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन थीटा इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री में पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। एट टू एनी पॉइंट, मतलब 90 डिग्री से कोई दूसरे पॉइंट पे लेकर जाने में जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो वैल्यू बताना, मतलब वो बताना है हमको। तो इफ अगर θ1 हमने फिक्स कर दिया कितना, 90 डिग्री कर दिया, तो जो हमारा वर्क डन होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल के बराबर। ये हमने कहाँ से लिया, ये चीज़ डेफिनेशन से ली। ये दो लाइन हमारी कहाँ से आई है, डेफिनेशन से आई है। ये फॉर्मूला हम, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये फॉर्मूला हम कहाँ, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला था क्या हमारे पीछे जो हमने वर्क डन फाइंड किया था उसका फॉर्मूला था। वैसे मैंने क्या किया, उसमें रिवर्स कर दिया। वहाँ पे मेरा माइनस जो था मैंने उसमें हटा दिया है, मगर यहाँ पे मैंने माइनस लगा के वापस मैंने लिमिट वही θ2 वाली कर दी है, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, u की वैल्यू, अब देखो जब मैंने cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 0, cos 90 का वैल्यू 0, तो कितना हो जाएगा, माइनस PE cos θ2। अब देखो अगर मेरा यहाँ पे मैं cos 90 का वैल्यू क्या रखता हूँ, यहाँ पे अगर θ2 को मैं 90 का वैल्यू रख दूँ, तो 90 का वैल्यू रखते ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। क्यों, तो इसका मतलब या तो ये 0 आएगा, या अगर कुछ और अपने 90 से ऊपर जाएंगे तो या ये क्या आएगी, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्योंकि 90 से ऊपर जाने के बाद हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। देखो आपने क्वाड्रेंट में पढ़ा होगा, क्वाड्रेंट में यहाँ 90 आता है, 90 के बाद यहाँ पे आएंगे तो इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो जैसे जैसे हम 90 से ऊपर जाएंगे हमारी ये जो माइनस की वैल्यू है, ये cos θ2 की वैल्यू माइनस की आएंगी, फिर ये माइनस है तो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू कितनी आएगी हमारी, पॉजिटिव आती जाएगी। तो u का वैल्यू क्या आएगा मेरा, अल्टीमेटली 0 भी एक टाइप से पॉजिटिव नंबर है, तो मेरा जो u का वैल्यू आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मगर जैसे ही मैं 90 डिग्री से नीचे आता हूँ, तो 90 डिग्री से नीचे आने पर मेरी cos की भी वैल्यू सारी पॉजिटिव होती है, साइन की भी सारी पॉजिटिव। तो अगर मेरी यहाँ पे cos की वैल्यू सारी पॉजिटिव होगी तो मेरा ये नेगेटिव साइन कैंसिल
नहीं होगा तो मेरा यहाँ पे u का वैल्यू कितना आएगा, सारा का सारा नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम 90 डिग्री और 90 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे जैसे हम 90 डिग्री से नीचे आएंगे हमारा पोटेंशियल का वैल्यू कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। अब हम पढ़ते हैं गाउस लॉ का डेरिवेशन। गाउस लॉ का डेरिवेशन में पहले भी किया, मगर इस बार हम किससे करेंगे, सॉलिड क्यूब एंगल मेथड से करेंगे। सॉलिड क्यूब एंगल मेथड आपने सॉलिड क्यूब पढ़ा होगा क्लास 11th में, उस सॉलिड क्यूब एंगल मेथड से हम गाउस लॉ का क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो फाई इज इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, अपने को पता है क्यों फ्लक्स का क्या होता है, फॉर्मूला होता है वही ई डॉट डी एस, डॉट आया तो कॉस थीटा आ जाएगा, ई और का उसका वेक्टर कैंसिल। तो अब देखो यहाँ पे ई की वैल्यू हमने पिछले कुछ टॉपिक्स वीडियोस पहले पढ़ी थी, इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था। तो वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा, के क्यू कॉन्स्टेंट है बाहर ले आऊंगा, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब क्यू के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का क्यू है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ये जो डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का क्लोज सर्फेस इंटीग्रेशन है, ये मेरा क्या है, क्यूब सॉलिड क्यूब एंगल है ये। तो सॉलिड क्यूब एंगल मतलब मेरा कौन सा होता है, ये वाला सॉलिड क्यूब एंगल, ये वाला सॉलिड क्यूब एंगल है मेरा। इस सॉलिड क्यूब एंगल की वैल्यू क्या होती है, हमेशा डी ओम इक्वल टू 4 पाई होती है। तो इस वैल्यू की मैं यहाँ पे वैल्यू कितनी पुट करूँगा, 4 पाई, किसकी जगह, इस पूरे की जगह। तो 4 पाई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पड़ेगा। तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसको बोल सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें।